दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 4 में। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया लेक्चर नंबर 3 तक, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में कवर करते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जो कंप्लीट किया है वो तो कंप्लीट अब कर ही लिया है, उसकी बात ही क्या करने। लेकिन आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो बहुत खास है। क्या खास है दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, बस रुक जाओ जरा जरा सा, तो तुम रुक जाओ। चलो, तो हम लोग ऑलरेडी जो कंप्लीट किए हैं उसके आगे जो हम लोग बढ़ने वाले हैं, एक सेकंड देना मुझे। सबसे पहले आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इनकोट इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करेंगे। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है आगे। लेकिन इसी को समझने के लिए हम लोग को दो चीजों का जानकारी बहुत होना जरूरी है। दो चीजों का जानकारी होना जरूरी है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। ये जो है ये टॉपिक अपने सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, फाउंडेशन में बहुत डिटेल में तो दिया ही नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इसको समझने के लिए जहां जहां थोड़ा थोड़ा सा जिक्र है उसको समझने के लिए इसको डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स समझेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स एचडीसी, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ जी सर, बढ़ो बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलो हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद है ना लाइको तुम लोगों से। तुम बात तो मानोगे, कम से कम अभी तो मानोगे। आ जाओ, होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो होल्डर होने के लिए बोला कि दो शक्तियां चाहिए। दो शक्ति चाहिए। कौन कौन सी शक्ति चाहिए सर? दो की शक्ति, दो की शक्ति, दो की शक्ति, बॉन्ड बीटा दो की शक्ति। तो वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, आप ही इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। ओन नेम, अपने नाम से उसको पोजेशन मिलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का। अगर इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी बना है, प्रोमिसरी नोट बना हो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना हो या चेक बना हो, आपके नाम से बना है, आपके नाम से बना है, और आप इंटाइटल्ड हो, आप इंटाइटल्ड हो रिकवर द अमाउंट, आप इंटाइटल्ड हो अमाउंट रिकवर करने के लिए, आप अमाउंट रिकवर कर सकते हो अपने नाम से, तो हम लोग बोलेंगे कि आप होल्डर हो। यानी कि अगर शॉर्ट में बात करें, पोजेशन इन हिज ओन नेम, अगर उसके पास पोजेशन है इन हिज ओन नेम एंड राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू रिसीव अमाउंट। मैं बता रहा हूं, मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा रहा हूं। देखो देखो भैया, देखो देखो क्या होता है। एक पर्सन है, इस पर्सन ने इस पर्सन को चेक गिफ्ट में दिया, इस पर्सन ने इस पर्सन को चेक गिफ्ट में दिया। गिफ्ट क्यों दिया होगा सर? कुछ भी कारण से गिफ्ट दिया होगा। ये गिफ्ट दिया है, किस चीज का गिफ्ट दिया है? लेट सपोज ये चेक गिफ्ट में दिया है। चेक क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, चेक को गिफ्ट में दिया, चेक को गिफ्ट में दिया। बहुत बढ़िया, नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है? बी। इसका नाम क्या है? बी। सर इतना बी लिख दिए तो थोड़ा सा और ही इसमें थोड़ा सा अपना मजाक कर दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। ए ने किसको दिया? ये बेबी को दिया, बेबी को दिया। चेक किसको दिया गया? बेबी को चेक दिया गया है। अच्छा, बेबी को जो चेक दिया है तो बेबी को गिफ्ट में दिया। जाओ बेबी जाओ, इस गिफ्ट का शॉपिंग करके आओ। शॉपिंग करने के लिए गिफ्ट दिया गया है, शॉपिंग करने के लिए इन्हें गिफ्ट दिया है। किसको? बेबी को चेक दिया। अब देखो क्या होता है। चेक बनाया गया, चेक थोड़ा सा बना ले हम लोग भी। कहा गया चेक बनाया जाए सबसे पहले। एक सेकंड भाई, हाँ चेक बना ले। ये चेक जो दिया गया है बेबी को दिया गया है। अब ये चेक जो दिया गया तो इस में क्या बेबी का नाम लिखा है? बेबी का नाम लिखा है टू बेबी, टू बेबी, बेबी का नाम लिखा है। अमाउंट भी लिखा है 1000 ओनली, 1000 ओनली। अब क्या बेबी के नेम से पोजेशन है? पोजेशन, क्या बेबी के पास पोजेशन है चेक का? हाँ, जैसे ही चेक दिया जाएगा बेबी के पास पोजेशन है। अच्छा, पोजेशन किस में है? पोजेशन इन हर नेम। क्या बेबी के अपने नेम से पोजीशन है? हाँ, बेबी का अपने नाम से पोजीशन है, मतलब बेबी का नाम चेक पे लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात,
क्या अगर नाम में मतलब नाम के साथ चेक मिला है तो क्या बेबी इसका इनकैश करा सकती है बैंक में जाके? क्या बेबी इसका इनकैश करा सकती है? हाँ। तो हम लोग बोलेंगे राइट टू रिसीव अमाउंट भी है बेबी के पास। राइट टू रिसीव अमाउंट भी है किसके पास? बेबी के पास। बेबी के पास राइट टू रिसीव अमाउंट भी है, यानी कि बेबी क्या कर सकती है अपने नाम से, बेबी को अपने नाम से चेक मिला है और बेबी इसको बैंक में जाके इनकैश भी करा सकती है। जब बेबी अपने नाम से इसको इनकैश करा सकती है तो हम लोग बोलेंगे कि बेबी अब हो चुकी है होल्डर, क्योंकि बेबी के पास दो शक्ति है। बेबी के पास दो शक्ति है। बेबी के पास कौन सी शक्ति है? बेबी के पास ये शक्ति है कि अपने नाम से उसने चेक है उसके पास, और वो उसका राइट टू रिसीव पेमेंट, जब नाम के साथ चेक है तो वो चेक को इनकैश भी करा सकती है। तो उसके पास राइट टू रिसीव अमाउंट है, उसके पास राइट है पूरा पूरा ये 1000 रुपया निकालने का। तो हम बोलेंगे कि बेबी होल्डर है। तो होल्डर होने के लिए दो शक्ति चाहिए होता है, पोजीशन इन हिज नेम, पोजीशन इन हिज ओन नेम एंड राइट टू रिसीव अमाउंट। तो हम लोग लिख लेते हैं होल्डर होने के लिए क्या दो शक्ति चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन होल्डर होने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए, कंडीशंस। पहला कंडीशन चाहिए राइट टू रिसीव, पहला कंडीशन है पोजीशन इन हिज ओन नेम, पोजीशन इन हिज ओन नेम। पहले इसको कैंसिल मिटा देता हूं, पोजीशन इन हिज ओन नेम। दूसरा राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू रिसीव अमाउंट, राइट टू रिसीव अमाउंट। ये दो शक्ति चाहिए किसके होने के लिए? होल्डर होने के लिए। अब हम आते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। अच्छा देखो, क्या बेबी ने कोई भी कंसिडरेशन दिया है? क्या बेबी ने कोई कंसिडरेशन दिया है? बेबी ने प्यार दिया है। सारे नल्लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्या बेबी ने कुछ लीगल ऑब्लिगेशन पूरा होने के लिए होल्डर बेबी को चेक मिला है? क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए? नहीं। तो बेबी ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है। बेबी ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। बेबी ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, नो कंसिडरेशन। ठीक है। क्या बेबी ने गुड फेथ पे लिया है? क्या अब सर क्या क्या बात हो रहा है? क्या विश्वास में रह के लिया है? क्या अच्छा, हाँ विश्वास में तो रख के लिया है। क्या बेबी को विश्वास है ए पे? हाँ, तो गुड फेथ तो है, यहां पर गुड फेथ तो है, गुड फेथ भी है। अच्छा, क्या मैच्योरिटी चेक का? मैच्योरिटी 3 महीने में होगा सर, मैच्योरिटी तो है चेक का। हाँ भाई तुम तो सही बोलो, मैच्योरिटी अभी है चेक में, मैच्योरिटी भी है। लेकिन यहां पर कंडीशन पूरी नहीं मीट हो रहा है, कंसिडरेशन तो नहीं दिया ना, कंसिडरेशन तो नहीं दिया ना। अब यानी कि कंसिडरेशन नहीं दिया है, यानी कि अब बेबी होल्डर तो है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्या क्या बोल रहे हो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो एक्ट में क्या होता है, मैं तुमको थोड़ा समझाता हूं अच्छे से। एक्ट में दो लोगों को नाम दिया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट में। एक होल्डर, होल्डर इज अ साइड हीरो। होल्डर क्या है? एक साइड हीरो है, नॉर्मल पर्सन है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द मेन हीरो। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसमें 5 शक्तियां होती है, 5 शक्ति। होल्डर के पास जो साइड एक्टर है उसके पास मात्र 2 शक्ति। जब जो 2 शक्ति वाला इंसान है उसको बोलते हैं होल्डर, और जो 5 शक्ति वाला इंसान है, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, वो कौन है? होल्डर। वो कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास टोटल 5 शक्ति होनी चाहिए। कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए मैं बता रहा हूं। पोजीशन इन हिज ओन नेम, उसके पास भी पोजीशन होना चाहिए अपने नाम के साथ। उसके पास भी राइट टू रिसीव अमाउंट होना चाहिए, यानी कि वो होल्डर तो होना ही चाहिए। होल्डर होने के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए होल्डर होना जरूरी है, यानी कि ये 2 शक्ति तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ कंसिडरेशन भी होना चाहिए, कंसिडरेशन उसने दिया हो और गुड फेथ में लिया हो, और बिफोर द मैच्योरिटी आपने अगर इंस्ट्रूमेंट लिया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। चलो मैं अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छी खासी चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी तो जो मैं आपको जिस रंग में आपको ढाल रहा हूं आप प्लीज वो करते जाओ। तो कंडीशन होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए, मतलब मेन हीरो को होने के लिए क्या क्या शक्ति लगेंगी? मेन हीरो होने के लिए ये 2 शक्ति तो लगेगी ही। पहला शक्ति लगेगा पोजीशन, पोजीशन इन हिज ओन नेम। पोजीशन इन हिज ओन नेम तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ
राइट टू रिसीव अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट टू रिसीव अमाउंट, आपके पास राइट है अमाउंट रिसीव करने का, यानी कि आपके नाम से अगर पोजीशन है तो राइट टू रिसीव अमाउंट तो आ ही जाता है। तीसरी शक्ति क्या है, आपने कंसीडरेशन दिया है, आपने क्या दिया है, कंसीडरेशन दिया है, कंसीडरेशन दिया हुआ है। चौथी बात क्या, आप बिफोर मैच्योरिटी होल्ड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बिल को बिफोर मैच्योरिटी होल्ड कर रहे हो, आपने बिल को या फिर इंस्ट्रूमेंट को बिफोर मैच्योरिटी होल्ड किया है। अब पांचवी बात क्या, आप गुड फेथ में होल्ड किए हो, आप कैसे होल्ड किए हो इंस्ट्रूमेंट को, आपके पास गुड फेथ है, गुड फेथ है मतलब आपने विश्वास में रख के आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है, तब हम लोग बोलेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। सर एग्जाम्पल तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है। अब देखो बेबी ने ये चेक को क्या किया, क्या ये बेबी अपने पास चेक रखेंगी, नहीं, बेबी तो क्या करेगी, इसका शॉपिंग करेगी। बेबी को बेस पसंद है, नहीं 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 नहीं, बेबी को तो मेकअप पसंद है, बेबी को बहुत कुछ पसंद आ सकता है, बेबी को सिर्फ बेस क्यों पसंद आएगा। बात तो सही बोल रहे हो सर, बात तो सही बोले। मान लो ये शॉपकीपर है, बेबी गई शॉपकीपर के पास, बेबी ने शॉपकीपर को बोला कि दुकानदार दुकानदार मुझे ना कुछ सामान दे दो, सामान दे दो। तो बेबी ने बहुत सारे गुड्स खरीदे, बेबी ने क्या करे, बहुत सारे गुड्स खरीदे। तो क्या बेबी ये चेक क्या की, इंडोर्स कर दी, ये चेक पे बोले कि ये तो ए ने चेक दिया है, तो चेक के पीछे अपना नाम लिखती है, बेबी चेक के पीछे नाम लिखती है किसका, शॉपकीपर पे, और साइन करके दे देती है, साइन करके अपना इंडोर्स करके दे देती है, इंडोर्स करके किसको दे देती है, शॉपकीपर को दे देती है। क्या शॉपकीपर के पास अब पोजीशन आ गया, हाँ शॉपकीपर के पास ये कौन है भाई, शॉपकीपर, क्या शॉपकीपर के पास पोजीशन आ गया, हाँ पोजीशन किसके नाम से आ गया, पोजीशन इन हिज ओन नेम, इसके अपने नाम से पोजीशन आ गया। तो क्या राइट टू रिसीव आ जाएगा अमाउंट, हाँ राइट टू रिसीव अमाउंट आ जाएगा, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव अमाउंट। अच्छा क्या राइट टू रिसीव आ गया, क्या इसने कंसीडरेशन दिया है, क्या अरे दुकानदार ने सारा सामान दे दिया, दुकानदार ने बहुत सारा सामान दे दिया तो कंसीडरेशन तो दे ही दिया। क्या दुकानदार को बेबी पे विश्वास है, क्या दुकानदार को बेबी पे विश्वास, दुकानदार का बेबी पे विश्वास है, हाँ गुड फेथ में लिया है सामान, मतलब गुड फेथ में दिया है सामान और पैसा चेक लिया है। क्या ये मैच्योरिटी से पहले हुआ है, हाँ ये सारी बातें मैच्योरिटी से पहले हुई हैं। जब सारी बातें मैच्योरिटी से पहले हुई है तो अब क्या बोलूंगा कि ये जो शॉपकीपर है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, शॉपकीपर जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो जब ये 5 कंडीशन पूरा हो जाए तो उसको हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं, और जब 5 कंडीशन पूरा ना हो तो उसको सिर्फ 2 ही कंडीशन ऊपर वाला पूरा हो तो हम उसको सिर्फ होल्डर बोलते हैं। चलो आपने रक्षाबंधन में अपने बहन को गिफ्ट दिया है चेक, क्या कहलाएगा, क्या वो होल्डर कहलाएगी या होल्डर इन ड्यू कोर्स, सर जी वो तो होल्डर कहलाएगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं कहलाएगी। बिल्कुल सही बात। आपने क्या किया, क्लासेस करने के लिए, क्लासेस करने के लिए आपने क्या किया, एक चेक बना के दिया अपने इंस्टीट्यूट को, क्या कहलाएगा, होल्ड, आप वो इंस्टीट्यूट क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन इन हिज ओन नेम है, राइट टू रिसीव अमाउंट है, और क्या है, क्या है भाई, उसने कंसीडरेशन भी दिया, आपको पढ़ा के दे रहा है, वो बिफोर मैच्योरिटी ले रहा है, गुड फेथ में दे रहा है। देखो गुड फेथ एंड मैच्योरिटी वाला का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, विश्वास मतलब है कि उसको विश्वास है, उसको विश्वास है। और बिफोर मैच्योरिटी आपको मैं समझा देता हूं कि जो भी बिल का डेट लिखा है, अगर 3 महीने का लिखा है तो 3 महीना उसका मैच्योरिटी होता है, तो 3 महीने के अंदर ही उसका सारा निगोशिएशन हुआ है, 3 महीने के अंदर ही उसका सारा निगोशिएशन हुआ है। मतलब जो पार्टी ने जिसको दिया है विद इन 3 मंथ्स के अंदर ही दिया है, चेक है तो 3 मंथ्स, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिसरी नोट है तो जो डेट जितना टाइम उसमें लिखा हुआ है उतने टाइम के अंतर्गत ही सारा काम हुआ है, तो उसको बोलता है बिफोर द मैच्योरिटी सारा काम हुआ है। तो ये हम लोग, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, मेन है कंसिडरेशन हमेशा देखना, और ऊपर का 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने फाउंडेशन लेवल पे यही काम का चीज है। तो एक और एग्जांपल, एक चोर ने चेक चुरा लिया मेरे घर से, एक चोर ने चेक चुरा लिया मेरे घर से, बताओ भाई, क्या वो चोर होल्डर है इन होल्डर ड्यू कोर्स, पोजीशन इन हिज ओन नेम है क्या, अरे चोर को कौन सा पोजीशन है,
क्या चोर को हम लोग नाम लिख के देंगे, ये चोर ना ले लिए ले चेक ले, नहीं। तो ना ही पोजेशन इन हिज ओन नेम है। क्या राइट टू रिसीव अमाउंट है, नहीं भाई, राइट टू रिसीव अमाउंट नहीं है। कंसिडरेशन की तो बात ही खत्म है, कंसिडरेशन क्या देगा चोर। उसके बाद ना ही यहाँ पे मैच्योरिटी वाली बात आएगी, गुड फेथ तो है ही नहीं। तो क्या होल्डर भी बन पाएगा, क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स तो छोड़ो, क्या चोर होल्डर भी बन पाएगा? आंसर इज नहीं, होल्डर भी नहीं बन पाएगा, तो होल्डर भी नहीं है, वो होल्डर भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया कि जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होंगे सब में होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा, और जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन होंगे, सोशल डोमेस्टिक आप काम कर रहे हो, उसको हम लोग वहां पे आप सिर्फ होल्डर बनाते हैं, यानी कि कंसिडरेशन जहां पे नहीं रहेगा वहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, और सिर्फ होल्डर बन रहा है। जितने भी लीगल ट्रांजेक्शन होंगे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होंगे, जहां पे कंसिडरेशन भी दिया जा रहा है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वहां पे बन जाएगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एचडीसी। तो होल्डर में से पर्सन, तो होल्डर हम लोगों ने देख लिया था, जिसका पोजीशन इन जो ओन नेम है, राइट टू रिसीव अमाउंट है। अब आते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलेंगे हम लोग, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलेंगे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु इज अ होल्डर, होल्डर मतलब क्या, दो शक्ति इसके पास ऑलरेडी है, इसके पास दो शक्ति, पोजीशन इन हिज ओन नेम एंड राइट टू रिसीव अमाउंट तो ऑलरेडी है। साथ ही साथ इसने ऑब्टेन किया है इंस्ट्रूमेंट को फॉर कंसिडरेशन, ऑब्टेन किया है इंस्ट्रूमेंट को फॉर कंसिडरेशन, एंड ऑब्टेन पोजीशन बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले इसको पोजीशन मिला है। पोजीशन क्या मिला है, गुड फेथ में मिला है, टेकन इन गुड फेथ। तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए होल्डर प्लस कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी एंड गुड फेथ, मतलब ये आपको कितने, इसमें दो कंडीशन हो गए और तीन कंडीशन हो गए, पांच के पांच कंडीशन पूरे होने चाहिए। तो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो कि सीए इंटर में आया हुआ पहले का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स समझने के लिए। तो डिस्कस वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड ए होल्डर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो एक्स हैज ऑब्टेन्ड चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट से चेक मिला है, तो क्या कहेंगे, क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे, नहीं, इसको सिर्फ होल्डर कहेंगे। ए द पेई ऑफ द चेक, ए जो पेई है ऑफ द चेक है, हैज हु इज प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसे मना कर दिया है पैसा लेने के लिए, क्योंकि उसने मान लो कोई फ्रॉड वगैरह किया है, तो कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई तू पेमेंट ले ही नहीं सकता, तुम पैसा अभी ले ही नहीं सकते कुछ टाइम तक। तो अब उसको राइट टू रिसीव अमाउंट तो है ही नहीं, राइट टू रिसीव अमाउंट तो है ही नहीं, अपने नाम से उसके पास राइट नहीं है अमाउंट रिसीव करने का, तो उसको होल्डर भी बोलेंगे क्या? तो आंसर है होल्डर भी नहीं है। जब होल्डर ही नहीं है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का बात ही खत्म है, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बन ही नहीं सकता है। एम हु फाइंड्स अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड, अब पेबल टू बियरर चेक उसको रोड पे मिल गया, उसने उस चेक को रिटेन कर लिया, उसने उस चेक को अपने पास रख लिया, बताओ क्या पोजीशन इन हिज ओन नेम होगा? नहीं भाई, तो वो तो होल्डर ही नहीं है, होल्डर ही नहीं है। बी हु स्टील्स ए ब्लैंक चेक, बी एक ब्लैंक चेक को चुरा लिया, चुराने के बाद अपने पास रख लिया, और अपने इसको क्या किया, फॉर्ज कर दिया, तो नकली सिग्नेचर मार दिया, किसका? ए का नकली सिग्नेचर मार दिया। अरे भाई फॉर्जरी हो गया, नकली सिग्नेचर मार दिया, यहाँ पे नकली जाली सिग्नेचर मार दिया है, तो पोजीशन इन हिज ओन नेम होगा क्या? नहीं होगा, जाली सिग्नेचर है, नहीं होगा पोजीशन, नॉट ए होल्डर। जब पोजीशन इन हिज ओन नेम नहीं है तो होल्डर भी नहीं बनेगा, तो ये भी होल्डर नहीं है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा? देखो, बिल ड्रॉन किया रोहित जैन, रोहित जैन कहाँ का है? इंडिया का है, उसने बिल बनाया है, किस पे बनाया है? मार्को पे। मार्को कौन हुई? हुआ ड्रॉई। 60 डेज, मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 60 डेज। रोहित, अब रोहित जो है इंडोर्स कर दिया देव कपूर को बिल 50,000 में, क्या कंसिडरेशन के लिए इंडोर्स किया? कंसिडरेशन में, हाँ। क्या बिफोर मैच्योरिटी हुआ है? हाँ। बिफोर ड्यू डेट लिखा हुआ है कि बिफोर मैच्योरिटी किया है। देव हैज नो नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट, यानी कि गुड फेथ में लिया, हाँ। तो सारा कंडीशन बोल रहा है क्या? अब देव का इंडोर्स किया, यानी कि देव के पास पोजीशन है। क्या देव के पास राइट टू रिसीव अमाउंट है? हाँ। क्या ये कंसिडरेशन 50,000 देके लिया है? हाँ। क्या बिफोर ड्यू डेट लिया है? हाँ। और कोई नॉलेज ऑफ डिफेक्ट है नहीं कि गुड फेथ में लिया है, तो हम बोलेंगे क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया कौन? देव कपूर। चेक गिफ्टेड, गिफ्टेड अगर किया है तो समझ ही जाओ कि होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। अब आते हैं, प्रोमिसरी नोट बिकम्स ड्यू ऑन 1 मार्च, प्रोमिसरी नोट कोई ड्यू हो रहा है क्या? मतलब मैच्योरिटी डेट है 1 मार्च का, मैच्योरिटी 1 मार्च इज द मैच्योरिटी डेट, ट्रांसफर्ड ऑन 10th मार्च। अब है कि आफ्टर ड्यू डेट, मतलब आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसा हो सकता है? हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उस केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं बन सकता, हमेशा क्या बनेगा? होल्डर बनेगा।
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड एट वेरी लो प्राइस विद सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस ऑफ कबीरदास। कबीरदास के पास सस्पिशन है कि ये जो इतना कम अमाउंट में कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो गया, तो गुड फेथ है ही नहीं, गुड फेथ है नहीं तो ये क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा, सिर्फ होल्डर ही बन के रहेगा। तो मुझे लगता है कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन होल्डर होता है, वो कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। होल्डर होने के लिए 2 की शक्ति, होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 5 की शक्ति, 2 5 2 5 डन। आ जाओ भैया आ जाओ। अब हम लोग इनकोट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इनकोट इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है इनकोट इंस्ट्रूमेंट? इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। देखो क्या होता है, देखो तो सही, एक कहानी में जबरदस्त कहानी आपको सुनाता हूं, वो कहानी जो कि सदियों से चली आ रही है। काश सबके साथ वैसी कहानी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर किसी के साथ। देखो क्या होता है, ये है एक इंसान, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राहुल। इसका नाम क्या है? राहुल। राहुल राहुल क्या करता है ना, राहुल को इल्लू इल्लू है, मतलब प्यार है। किससे प्यार है? गर्लफ्रेंड है, बेबी, बेबी गर्लफ्रेंड है। किसकी बेबी गर्लफ्रेंड है? राहुल की बेबी गर्लफ्रेंड है। बेबी के पिताजी का नाम क्या है? बेबी के पिताजी हैं, ये रहे बेबी के पिताजी। बेबी के पिताजी का नाम है ससुर जी। बेबी के पिताजी का नाम क्या है? ससुर जी, ससुर जी। क्योंकि राहुल बोलता है ससुर जी करके बात करता है, तो ससुर जी ही नाम रख दिया, एकदम टेंशन ही नहीं लेना, इजी इजी नाम रखेंगे हम लोग। अब क्या होता है, बेबी से बेपनाह प्यार करता है। कौन बेपनाह प्यार करता है भाई? राहुल बेपनाह प्यार करता है। राहुल ची 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 ची। राहुल बेपनाह प्यार करता है। एक दिन जब रिश्ता मांगने जाता है बेबी के यहाँ, रिश्ता मांगने जब जाता है बेबी के यहाँ, तो बेबी के पिताजी जो ससुर जी हैं वो देख लेते हैं, बोलते ससुर जी बोलते हैं क्या रे नल्ले राहुल आ गया मुंह उठा के, बोले कि देख तो मेरे बेटी का पीछा छोड़ दे, मैं तुमको मुंह मांगा कीमत दूंगा, तुम पीछा छोड़ दो मेरी बेबी का, मतलब बेबी का पीछा छोड़ दो। राहुल बोलता है कि ये बात पैसे की बात है, तो बोलता है कि हाँ, तो राहुल बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, पैसे दो तो मैं खैर कुछ भी कर जाऊं। तो उसने क्या करता है, राहुल ने क्या किया, राहुल को एक बेबी के पिताजी ने बोला कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम टेंशन भी मत लो, तुम बेबी का बस पीछा छोड़ दो। राहुल मान गया, क्योंकि राहुल की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड भी थी। और ये क्या बात करते हो, इतने सारे अफेयर एक इंसान के जीवन में? हाँ, बेबी का राहुल का एक और बाबू थी, बोला कि पैसे से मस्त करेंगे, मस्त घूमे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। लेकिन इस कहानी को यहां से थोड़ा सा हटाते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा यहां से हटाते हैं। मैं कुछ और बता रहा हूं कि देखो देखो देखो, ससुर जी ने बोला कि देखो राहुल, मेरे पास अभी चेक खत्म हो गया, तो चेक तो तुमको दे नहीं सकता, मैं तुमको एक प्रॉमिसरी नोट देता हूं। मैं क्या देता हूं तुमको? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है सर, प्रॉमिसरी नोट ही सही, अब दो तो सही। प्रॉमिसरी नोट दे दिया, उसमें लिखे क्या लिखे, कौन लिखे? ससुर जी ने लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे। क्या लिखे भैया? आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। पे लिखने के बाद बोला कि राहुल बोला कि सर जी रुक जाइए, पुराने जमाने के मूवी याद कीजिए। पुराने जमाने में लोग जो ससुर जी होते थे, होने वाले लड़की के पिताजी, वो कभी अमाउंट नहीं लिखते थे। आपको कसम है अपनी एक्स की, आपको अमाउंट नहीं लिखना है। ससुर जी बोले कि ठीक है, वो जो परंपरा परंपरा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठानम पता नहीं क्या क्या जो है, हम भी निर्वाहन करेंगे और हम इसमें अमाउंट नहीं लिखेंगे। लेकिन अमाउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन टू किसको? टू पे का तो नाम लिखो। आई प्रॉमिस टू पे इतना इतना टू राहुल और हिज ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने साइन कर दिया ससुर जी ने, और एक स्टैंप भी लगा दिया, एक स्टैंप भी लगा दिया, एक स्टैंप भी लगा दिया। अच्छा, ये जो स्टैंप है, ये स्टैंप, हर स्टैंप ना
कितने कुछ कुछ वैल्यू को कैरी करता है। स्टैम्प में ताकत होती है, मतलब एक छोटा सा स्टैम्प जो है उसमें है कि मतलब 1 करोड़ का अगर हम लोग प्रोमिसरी नोट इश्यू कर रहे हैं तो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंप लगाएंगे। अगर 7 करोड़ का प्रोमिसरी नोट बना रहे हैं तो 7 करोड़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंप लगाएंगे। 2 करोड़ का बना रहे हैं तो 2 करोड़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंप लगाएंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस पे ना ससुर जी ने 1 करोड़ के अकॉर्डिंग 1 करोड़ का मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ का स्टैंप लगा दिया। यानी स्टैंप जो है, स्टैंप वो कवर कितना कर रहा है अमाउंट, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का स्टैंप कवर कर रहा है अमाउंट, ठीक है। स्टैंप कवर कितना कर रहा है, 1 करोड़ का। तो इन्होंने बोला कि देखो राहुल, इसमें जो अमाउंट तुमको लगे सही तुम भर लो। राहुल बोला कि ठीक है, हम जाके अपना घर पे भर लेंगे और जो भी है हम उतने दिन बाद आपके पास आएंगे। बोला कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब है कि ससुर जी अमाउंट दे दिया, फिर जाने के बाद लगा कि अरे भाई ये तो जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिए, मतलब ये 1 करोड़ रुपया भर लेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया हम देना नहीं चाहते, जैसा नल्ला है राहुल, राहुल को देख तो लगता नहीं कि 1 करोड़ रुपया डिजर्व करता है। तो सोच रहा है क्या, हम क्या करें आखिर। तो बेबी को बोलता है कि बेबी सुनो ना बेटी, तुम ना अपना उस अपने जो लड़का है तुम्हारा, वो लौंडा जो है, उसको ना तुम क्या करो ना, तुम उसको मैसेज कर दो कि पापा बोले हैं 30 लाख रुपए से ज्यादा निकालना मत। कितना, 30 लाख, 30 लाख से ज्यादा मत निकालना पैसे। बोला कि 30 लाख रुपए से ज्यादा भरना मत, नहीं तो पिताजी क्या करेंगे, देंगे नहीं। तो ये ससुर जी का ये क्या है, इंटेंडेड अमाउंट। ये क्या है, इंटेंडेड अमाउंट है। इंटेंडेड अमाउंट कितना है, 30 लाख। 30 लाख इंटेंडेड अमाउंट कितना है, 30 लाख। अब राहुल बोल रहा है कि भाई यार, राहुल बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तो पूरा 1 करोड़ रुपया भरेंगे। जान, तुम्हारा कीमत 30 लाख होगा क्या, तुम्हारा कीमत तो करोड़ों में है जान। ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, नलागिरी कर रहा है, पूरा नलागिरी। अब देख रहा क्या, अब देखो क्या, ये 1 करोड़ रुपया मान लो भर लेता है। अब इस प्रोमिसरी नोट में राहुल अगर इसमें 1 CR लिख लेता है, 1 CR, अगर 1 CR राहुल भर लेता है तो भाई राहुल का एक बात बताओ, क्या राहुल इसमें होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, याद करो जल्दी। क्या राहुल के पास पोजीशन है, क्या राहुल के पास पोजीशन इन हिज ओन नेम है, हाँ राहुल का नाम लिखा है। क्या राहुल के पास राइट टू रिसीव है, हाँ राहुल के पास राइट टू रिसीव अमाउंट है। लेकिन क्या राहुल ने कंसीडरेशन कुछ भी दिया है क्या, क्या राहुल ने कंसीडरेशन दिया है क्या कुछ भी। अरे सर जी, ये तो लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर, कोई भी कंसीडरेशन नहीं दिया गया है। जब कोई कंसीडरेशन ही नहीं दिया गया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा किधर से, होल्डर इन ड्यू कोर्स है नहीं। कौन नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स, राहुल। राहुल जब होल्डर इन ड्यू कोर्स ही नहीं है तब इस इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ओ, तो इस केस में क्या बोलता है लॉ, राहुल कितना ले सकता है, राहुल कितना पैसा ले सकता है, तो राहुल ले सकता है सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट। क्यों सर, ऐसा क्यों हो सकता है। देखो पहली बात, ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से बना नहीं है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट है क्या, नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट जब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है तो इसको बोलते हैं इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्यों कंप्लीट नहीं है, ऐसा सब कुछ तो सही लग रहा है, अमाउंट ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में दो लोगों के अलग अलग शक्ति दिया गया है। बोला कि साइड एक्टर का अलग शक्ति है, मेन एक्टर होल्डर इन ड्यू कोर्स का अलग शक्ति है। अगर साइड एक्टर है, साइड एक्टर है, नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाला जो लोग होते हैं उसको साइड एक्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलता है। गिफ्ट विफ्ट क्या है, साइड एक्टर की कहानी है। तो साइड एक्टर कितना ले सकते हैं, सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट ही ले सकते हैं, इंटेंडेड अमाउंट ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। यानी कि होल्डर सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट तक ही ले सकता है। लॉ बोलता है कि देखो ससुर जी तुमको देना चाह रहे थे 30 लाख रुपए, तो तुम 30 लाख रुपए ही ले सकते हो, 30 लाख से ज्यादा तुम 1 करोड़ नहीं ले सकते हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर तुम रहते, मान लो ससुर जी के साथ तुम्हारा मतलब ये तुमको गिफ्ट के लिए पैसा नहीं मिल रहा होता, प्रोमिसरी नोट तुमको मिल रहा होता कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए मिल रहा होता है, उसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा होता,
तो उस केस में तुम कितना भर सकते थे, तो बोलता कि जितना स्टाम्प अलाउ कर रहा है, तो स्टाम्प कितना अलाउ कर रहा है, 1 करोड़ तक का अमाउंट। भले ही ससुर जी मतलब जो पर्सन है वो देना चाह रहा है 30 लाख ही, लेकिन चूंकि 1 करोड़ रुपया तक क्योंकि स्टाम्प अलाउ करता है, तो 1 करोड़ रुपया तक तुम उसमें क्या कर सकते हो, उस अमाउंट को डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स, तुम हो मेन एक्टर, तुम हो हीरो, तुम जो मन है सो कर सकते हो अगर तुम कंसिडरेशन लेके के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐसा किए हो तो इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राहुल ने क्या किया, अमाउंट नहीं लिखा। राहुल ने इसमें कोई भी अमाउंट लिखा है क्या, नहीं। 30 लाख रुपया, इसको एक कहानी को हम लोग ये करते हैं, राहुल ने इसमें कोई भी अमाउंट नहीं लिखा। राहुल ने इसको कोई भी अमाउंट नहीं लिखा। राहुल ने दे दिया ये डॉक्यूमेंट किसको, राजेश को। राहुल ने ये डॉक्यूमेंट किसको दे दिया है, राजेश को। राजेश को क्यों दिया है कि राहुल ने इसमें बहुत सारा सामान खरीद लिया। राजेश एक से बहुत सारा शॉपकीपर है, यानी कि राजेश कोई भी है पर्सन, राजेश एक पर्सन है जिससे बहुत सारा सामान कौन खरीद लिया है, बहुत सारा सामान कौन खरीद लिया, राहुल। कितने का सामान खरीद लिया सर, कितने का सामान खरीद लिया है, तो मान लो 1 करोड़ का सामान खरीद लिया है। कितने का अमाउंट खरीदा है, 1 करोड़ का। तो राहुल ने क्या किया, ये इंडोर्स कर दिया, ये चेक को इंडोर्स कर दिया। किसके नाम पे इंडोर्स कर दिया है, तो राजेश के नाम पे इंडोर्स कर दिया है। और राजेश ने इस चेक पे अब राजेश ने कितना अमाउंट कर लिया है, 1 करोड़ रुपया डाल दिया। अब राजेश ने इस प्रोमिसरी नोट पे 1 करोड़ रुपया रख दिया है। और 1 करोड़ रुपया लिखने के बाद ये किसके पास जाता है, मैच्योरिटी पीरियड पे ससुर जी के पास जाता है। अच्छा, क्या राजेश ने कंसिडरेशन देके खरीदा है क्या, हाँ, कंसिडरेशन देके उसको ये प्रोमिसरी नोट मिला है। जब कंसिडरेशन देके उसको प्रोमिसरी नोट मिला है तो राजेश के पास तो होल्डर तो था ही, क्योंकि पोजीशन इन हिज नेम और राइट टू रिसीव तो मिल ही गया था। कंसिडरेशन भी है, बिफोर मैच्योरिटी भी है और गुड फेथ भी है। तो हम लोग मानते हैं कि राजेश क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। राजेश कौन है, एचडीसी। अब राजेश है एचडीसी। अब राजेश चला गया मैच्योरिटी पीरियड पे ससुर जी से पैसा लेने के लिए। ससुर जी पैसा दीजिए। ससुर जी देखते, अरे बाबा ये तो गेम हो गए हो, हम तो 30 लाख रुपया बोले थे, इसमें तो 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है, 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ससुर जी को इस केस में 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को। अरे भारी लोचा, प्यार मोहब्बत नहीं है, ये तो लोचा ही लोचा है। हाँ, लोचा ही लोचा है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो 1 करोड़ रुपया ही देना पड़ेगा। तब क्या होगा, तो बाकी बाद में ससुर जी वगैरह मतलब राहुल पे केस कर सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है अलग कहानी, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो 1 करोड़ रुपया ससुर जी को देना ही पड़ेगा, लॉ ये बोलता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पावर है, जहां तक अमाउंट सपोर्ट करता है। क्या 2 करोड़ भर देगा तो नहीं, 2 करोड़ नहीं मिलेगा, फिर 2 करोड़ नहीं मिलेगा। जितना आपका स्टैंप वैल्यू जो है सपोर्ट करता है उतना अमाउंट तक होल्डर इन ड्यू कोर्स ले सकता है। होल्डर तो सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट ही ले सकता है। तो इनपुट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें या तो वैल्यू नहीं लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट लिखने के साथ साथ या अच्छे तरीके से नहीं लिखा है। तो इस तरीके को कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है, उसको इनकोट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकोट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग इनकोट इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स में क्या है, इनकम्प्लीट है। The drawer maker और acceptor endorser of a negotiable instrument में साइन किया हुआ है, deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank, या तो इंस्ट्रूमेंट wholly blank है, और having written on it word incomplete, या उस पे लिखा हुआ है कि incomplete है, या इंस्ट्रूमेंट पे हम लोगों ने लिख दिया है कि incomplete है। Such an instrument is called in-quote instrument। जब wholly blank है या फिर उसमें इनकम्प्लीट वर्ड खुद लिखा हुआ है तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। एंड दिस गिव्स ए पावर टू इट्स होल्डर के पास पावर है टू मेक इट इनकम्प्लीट। जो भी होल्डर है, उसके इसमें राहुल था, तो राहुल के पास पावर है इसको कंप्लीट करने का बाय राइटिंग एनी अमाउंट। उस पर राइटिंग एनी अमाउंट लिख सकता है, इधर विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड देयरिन, जो भी लिमिट स्टैम्प वैल्यू है उसके लिमिट में रखना है, या मतलब जितना इंटेंडेड अमाउंट है उसमें रखना है, या विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय स्टैम्प, जो भी स्टैम्प बोला गया है उसके लिमिट में इसका अमाउंट रखना है, कोई भी अमाउंट रख सकता है।
The principle of this rule of an in-court instrument is based on principle of estoppel. Principle of estoppel मतलब क्या होता है, एक बार जो आपने बोल दिया उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो एक बार आपने जो इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते, अरे बाबा मैं तो इंस्ट्रूमेंट दिया ही नहीं था, ये तो इंस्ट्रूमेंट खराब निकल गया, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा ससुर जी। तो लाइबिलिटी ऑन ड्राइंग, लाइबिलिटी क्या है, जो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उसका लाइबिलिटी क्या है, द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ससुर जी की बात हो रहा है, इज लाइबल बोथ टू, ये किसके लिए लाइबल होंगे, बोथ टू ए होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स सबके लिए लाइबल होंगे ससुर जी। However, there is a difference in their respective right, उसके राइट में डिफरेंस है। अगर होल्डर है, if the holder of such instrument cannot recover amount in excess of the amount intended to be paid by the signer, तो होल्डर मतलब राहुल कितना ले सकता है, सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट ले सकता है, सिर्फ इंटेंडेड अमाउंट ले सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट टू सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय स्टैंप एफिक्स्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, पर जितना स्टैंप उस पे एफिक्स है उतना ही तक अमाउंट वो ले सकता है। कौन ले सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट, बट मैक्सिमम लिमिट क्या है, स्टैंप एफिक्स्ड ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट, स्टैंप एफिक्स्ड ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। But in case of holder can recover only intended amount by the signer. Holder can recover only intended amount. तो होल्डर क्या रिकवर कर सकता है, हम लोग लिख लेते हैं, होल्डर कैन रिकवर ओनली इंटेंडेड अमाउंट, ओनली इंटेंडेड अमाउंट रिकवर कर सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या रिसीव कर सकता है, एनी अमाउंट बट अप टू अमाउंट covered by a stamp affixed on the instrument, तो एनी अमाउंट रिकवर कर सकता है, बट अप टू अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप एफिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। आ जाइए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। नीरज साइंस एंड डिलीवर स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट टू पुनीत लिविंग द अमाउंट ब्लैंक, अमाउंट ब्लैंक रहता है, यानी कि इनकोट इंस्ट्रूमेंट है। नीरज एक्चुअली इंटेंट्स, नीरज चाहता है कि सिर्फ 25,000 रुपया ही उससे देना चाहता है, उस पर फिल किया जाए, बट द स्टैंप ऑन द इंस्ट्रूमेंट, स्टैंप कितना तक कवर कर रहा है, 1 लाख तक का कवर कर रहा है जो उस प्रोमिसरी नोट पे लगा हुआ है। पुनीत 70,000 उस नोट पे क्या करता है, पुनीत फिर 70,000 उस पे लिख देता है। एक पुनीत हिमसेल्फ सूज नहीं रहता, लेकिन पुनीत कौन है, पुनीत के बारे में कुछ लिखा गया है क्या, पुनीत अच्छा सिर्फ होल्डर है, पुनीत क्या है, सिर्फ होल्डर है, तो पुनीत कितना रिकवर कर सकता है, सिर्फ 25,000 तक रिकवर कर सकता है। ही कैन रिकवर ओनली 25,000 अमाउंट इंटेंडेड बाय द साइनर। बट इफ द पुनीत ट्रांसफर्स द नोट फॉर वैल्यू पर, यानी कि कंसिडरेशन पे किया है, और गुड फेथ में काव्या को किया है, तो काव्या क्या बन गई, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो काव्या कितना तक रिकवर कर सकते हैं, पूरे 1 लाख तक कर सकती है, एंड वो बिकम्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन काव्या कैन रिकवर। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट पर ऑलरेडी 70,000 रुपया लिखा हुआ है तो काव्या कितना रिसीव कर सकते हैं, पूरे के पूरे 70,000 रुपया तक रिकवर कर सकती है, क्योंकि ये कहां तक लिमिट है, स्टैंप जहां तक है वहां तक की ये लिमिट है कि आप रिकवर कर सकते हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स उतना तक रिकवर कर सकता है। तो फिर से वही बात लिखा हुआ है, इतना जो पढ़ोगे ना, मैं आपको अभी बता दूं, इसमें सेम टू सेम वही बातें लिखी हुई है जो हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार इत्मीनान से इसको पढ़ लेना, इत्मीनान से मतलब इसको पढ़ लेना, कोई फालतू बात है, फिर से वही बात लिखा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। स्टडी मैट में एक एक चीज को 2-2 बार दिया गया है। चलो फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टडी मैट का। ये ए पर्सन साइंड ब्लैंक एक्सेप्टेंस, ब्लैंक मतलब क्या है, हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ब्लैंक है, यानी कि क्या हो गया, इनकोट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड केप्ट इन हिज ड्रॉअर। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, उसको साइन कर दिया, मैं हूं ड्रॉई, क्या है मैं बता रहा हूं, एक ये पर्सन है, ये ड्रॉअर है, ये है ड्रॉई,
ड्रॉई ने क्या किया, ड्रॉर ने उसको क्या भेजा, इंस्ट्रूमेंट भेजा, ड्रॉई ने क्या किया, उस पर साइन कर दिया, अमाउंट उस पर कुछ नहीं लिखा है, उसको साइन कर दिया और अपने कहां पे रख लिया, अपने ड्रॉवर में रख लिया, अपने ड्रॉवर में रख लिया। द बिल वॉज स्टोलन बाई एक्स। अब क्या कि बिल को कौन चुरा लिया, एक्स, और उस पे कितना अमाउंट लिख दिया है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया उस रख दिया, मतलब लिख दिया है उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे। एंड निगोशिएटेड टू एन इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू। अब इनोसेंट पर्सन को वैल्यू में क्या किया, उसको दे दिया, कौन चुरा के, एक्स चुरा के। तो एक्स तो खैर होल्डर ही नहीं है, एक्स तो खैर होल्डर ही नहीं है, लेकिन उसने किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी पर्सन को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या? तो भाई बात समझो इधर, क्या इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी हुआ है, क्या इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी हुआ है? आंसर इज नहीं, इंस्ट्रूमेंट का तो डिलीवरी ही नहीं हुआ। जब इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी ही नहीं हुआ, चोरी करना इज नॉट एन डिलीवरी, नॉट ए डिलीवरी। चोरी करना, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को चोरी कर रहे हैं तो ये डिलीवरी नहीं होता है। It was held that signer to the blank acceptance was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intended to be used as a negotiable instrument। तो उसने डिलीवरी ही नहीं किया है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही डिलीवर नहीं हुआ है तो कोई भी लायबिलिटी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फर्दर एज ए कंडीशन ऑफ लायबिलिटी, साइनर एज ए मेकर, ड्रॉअर, इंडोर्सर मस्ट डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर। इन द एब्सेंस ऑफ डिलीवरी, साइनर इज नॉट लायबल। तो चूंकि साइन ही नहीं हुआ है, साइन तो हो चुका है, चूंकि डिलीवरी ही नहीं हुआ है तो वो लायबल नहीं रहेगा जो साइनर है। ठीक है, ये वही स्टैंपिंग की बात कर रहा है कि अकॉर्डेंस लॉ के तहत होना चाहिए, फालतू बात है, कोई काम का नहीं है। तो इनकोट इंस्ट्रूमेंट हम लोग का पूरी तरीके से कवर हो गया, इनकोट इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। बताओ इनकोट इंस्ट्रूमेंट में कोई सा भी डाउट है क्या, डाउट है क्या इनकोट इंस्ट्रूमेंट में? नहीं सर जी नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। एक पानी की हल्की हल्की घोटे मार लेते हैं, फिर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम लोग। देखो भाई, अगर यहां तक लेक्चर सुन रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। याद करो, अगर लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए तो एग्जाम में ना आशीर्वाद ही आशीर्वाद, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, आ जाओ। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ओ हो, क्या ही कहने सर जी, क्या मतलब है इसका? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पता ही नहीं चले, जो पता ही नहीं चले आखिर है क्या। एम्बिगुअस का मतलब होता है क्या, जो वेग है, जो क्लियर नहीं है, यानी कि नॉट क्लियर, यानी कि जिसको देख के ही नहीं पता चले ये है कौन, ये है कौन, ये बेबी है, ये बाबू है, पता ही नहीं चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट तो क्या होता है, देखो इंस्ट्रूमेंट बनाने के चक्कर में कोई कभी कभी लोग इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। देखो क्या होता है, देखो तो सही होता क्या है। देखो एक पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये मान लो ये एक पर्सन है, इसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट बना जो रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है इस तरीके से, ये सोच रहा है कि ये ड्रॉअर है, अपने आप को सोच रहा है ड्रॉअर है, और इस पर्सन को मान लो उसको पेमेंट करना है, ये है पी, ये है पी। तो इंस्ट्रूमेंट बनाते टाइम इस तरीके से बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट लिखा, वो लिखते लिखते थोड़ा भावुक हो गया, भावुक हो गया मतलब सर इमोशनल हो गया। वो लिखा आई ऑर्डर टू पे, आई ऑर्डर टू पे, क्या बोल रहा है, क्या? आई ऑर्डर टू पे, आई ऑर्डर टू पे माई सेल्फ। ओ हो, खुद को ऑर्डर दे रहा है। आई ऑर्डर टू पे माई सेल्फ, टू आई ऑर्डर टू पे माई सेल्फ, पे नहीं, इसको एक मिनट, एक मिनट उसे, आई ऑर्डर माई सेल्फ ऐसे लिखना है इसको। आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे 10,000 to Mr. Ravi
और हिज ऑर्डर। क्या लिख रहा है सर, पता ही नहीं चल रहा है जी। ये पेई का नाम मान लो रवि है। अब क्या लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा है। इसे तो पता ही नहीं चल रहा, क्या नहीं पता चल रहा है, पता ये नहीं चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर ये प्रॉमिसरी नोट है। आई ऑर्डर टू माई सेल्फ, अगर आप खुद को ऑर्डर दे रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉमिस का साउंड नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको पैसे देने का रवि जी। क्या आपको प्रॉमिसरी नोट की भी खुशबू आ रही है? हाँ, लेकिन वो ऑर्डर भी तो है वर्ड। अरे तो आपको दो दो खुशबू आ रही है। एक तो आपको आप पता चल रहा है कि ये प्रॉमिसरी नोट है, टेक्निकली प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन वर्ड से तो लग रहा है क्या है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो अब किस पे डिपेंड करता है सब कुछ? रवि पे। रवि या तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले या रवि इसको प्रोमिसरी नोट मान ले। लेकिन जो भी मानेगा, अगर रवि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज माना है तो रवि को पूरे मतलब जब तक इंस्ट्रूमेंट है तब तक इसको क्या मानना पड़ेगा, तब तक इसको क्या मानना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ही मानते रहना पड़ेगा। अगर प्रोमिसरी नोट कंसीडर करेगा तो प्रोमिसरी नोट ही कंसीडर करके रखना पड़ेगा, ये इसको चेंज नहीं कर सकता है, ये इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बन तो गया है, बन तो गया है, इसका वर्डिंग्स ऐसे थे जिसे क्लियर ही नहीं हो पड़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। क्या ये क्लियर है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। चलो भैया हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो, where an instrument may be construed मतलब अंडरस्टूड, अंडरस्टूड इधर एज ए प्रोमिसरी नोट, इसको हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं एज ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन, मतलब होल्डर के पास इलेक्शन करने का राइट है, चूज करने का राइट है। टू ट्रीट इट एज either the instrument शैल बी, मतलब उसको या तो क्या ट्रीट कर ले, इधर कर सकता है या तो प्रोमिसरी नोट मान ले या बिल ऑफ एक्सचेंज उसको ट्रीट कर ले। द इंस्ट्रूमेंट शैल बी हेंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट उसी अकॉर्डिंग माना जाएगा जैसा उसने एक बार इलेक्शन कर लिया, जैसा उसने एक बार उसको समझ लिया है। तो एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग, वेग मतलब होता है नॉट क्लियर। सर इसमें अस्पष्ट, अस्पष्ट यार वेग है। एंड कैनॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज इधर प्रोमिसरी नोट, ये ना तो प्रोमिसरी नोट है पता चल रहा है, मतलब लग रहा है या तो प्रोमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इन सच ए केस इंस्ट्रूमेंट में भी कंस्टिट्यूट समझा जा सकता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। The holder has a right to of election, होल्डर के पास राइट है, इलेक्शन का चॉइस है। To treat it as either of the two, दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है। Once the holder exercises his option, होल्डर एक बार जब एक्सरसाइज कर लेता है अपना ऑप्शन, इसको क्या चूज करेगा, इसको क्या मानेगा? The instrument shall be treated accordingly, hence हियर आफ्टर उसको उसी तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा। आफ्टर चूजिंग वन टाइम द होल्डर कैन नॉट चेंज एंड से इट इज अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं मान सकता, उसको जैसा बोला गया है उसी को ही चूज करना पड़ेगा। तो अर्जुन राइट्स एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट, लिखा हुआ आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे 18,000 टू मेहुल और order. Here Arjun is both drawer and drawee. So the wording creates confusion whether it is an unconditional undertaking. ये wording ऐसा लिखा है कि इसे पता ही नहीं चल रहा है कि unconditional undertaking है यानी कि ये promissory note है या ये ordered है यानी कि ये क्या है, मतलब promissory bill of exchange है। This makes this ambiguous instrument the holder मेहुल में इट्स मतलब होल्डर के पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन लेने का, इलेक्शन लेने का, कि इसको क्या कर सकता है? प्रोमिसरी नोट भी मान सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है। अगर मेहुल ने इसको चूज कर लिया किसी भी एक टाइप में तो उसको बाद में उसी तरीके से चूज करना पड़ेगा, बाद में उसी तरीके से उसको चूज करना पड़ेगा। तो भाई हम लोगों ने एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन है, मैं इसको नए लेक्चर में ही लूंगा, इसको नए लेक्चर में ही लूंगा, छोटा छोटा लेक्चर ही रखना है मेरे को। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इनकोट इंस्ट्रूमेंट यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कवर किया, और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट देख के पता नहीं लगा सकते, जो कि वेग है, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता, उसको हम लोग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये दोनों मैंने जबरदस्त तरीके से आपको कवर करवाया है। तो थैंक यू सो मच। इसका नोट्स टेलीग्राम पे है, अपलोडेड है, तो इसको आप देख लेना, इसको आप देख लेना अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, यानी नेगोशिएशन और उसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट है, उसको शेयर करना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फुल लेक्चर जो है हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और भी आपको लेक्चर में 5, 6, 7 अकॉर्डिंगली आपको मिलते जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे बाद में, जब एक बार मेरा पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन लगे हाथ हम लोग कर ही लेंगे। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।